ये बस सब क्या होता रहा मने बे यार दे हाँ। ओके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जुबेगा सकार बतरा रहे हैं। ऐसा करें कि आज का जो लेक्चर है फिर उसके ग्रुप में नोट शेयर करें, ठीक है, जो लोग आज ना सके ताकि वो फिर पढ़ लें। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ये याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कैसे होना है और फिर उससे डिटेच कैसे होना है। डिटेच को कहते हैं डिसोसिएशन। क्लियर है? इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने कुछ चीज़ें पहले मेंशन करनी है, वो याद रखें। सबसे पहले इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे लोडिंग के बारे में, ठीक है। वी विल यूज द टर्म लोडिंग। लोडिंग का मतलब यह है कि दैट इज अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। इसमें लिखे अटैचमेंट ऑफ, ये वन बाय वन स्टेप लिखे ताकि आप लोग का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर इजी हो जाए। अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन is known as लोडिंग। इसको हम लोडिंग कहते हैं। और जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो वो कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर। तो याद रखें कि जो लोडिंग का अमल है ये किस में होता है? लंग्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिखे इट अकर इन लंग्स, दैट इज अकर इन लंग्स, ये लंग्स के अंदर होता है। ये पहली पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो लोडिंग है, सेकंड लेके अनलोडिंग। एक और वर्ड यूज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? अनलोडिंग, विच इज आल्सो नोन एज डीलोडिंग, जिसका दूसरा नाम क्या है? डीलोडिंग है। अब अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अटैच हुआ है तो उसको फिर डिटेच भी होना है। जहाँ पे लेके डिटेचमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड अनलोडिंग। तो अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिटेच हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अनलोडिंग। तो डिटेचमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम HP स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, दैट इज नोन एज अनलोडिंग। और आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन लंग से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी और ये टिश्यू में जाएगी। तो अनलोडिंग कहाँ पे होती है? टिश्यूज में होती है। जहाँ पे लिखे इट अकर इन टिश्यू। टिश्यू से मुराद यहाँ पे ऑर्गन है, सिस्टम है, इस तरह सिस्टेमिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्लीज ये दो पॉइंट याद रखें। और अनलोडिंग का दूसरा नाम क्या है? डीलोडिंग है। इट इज आल्सो नोन एज डीलोडिंग। अब देखें, अगर हम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करें तो वो एसोसिएशन है। क्या है? एसोसिएशन है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड, तो दैट इज लोडिंग। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन से हम किसको डिटेच करें? ऑक्सीजन, तो वो अनलोडिंग है, या इसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। क्लियर है? ये हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इंपोर्टेंट टर्म्स के अंदर पहली पॉइंट ये याद रखें, हम एक वर्ड यूज करेंगे कैपिटल FiO2, ठीक है, कैपिटल FiO2, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बाहर मतलब एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो FiO2 होता है। तो यहाँ पे लेके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, दैट इज नोन एज कैपिटल FiO2। क्लियर है? फिर यही ऑक्सीजन अगर हम इनहेल करें तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगी? लंग्स में। और लंग्स के अंदर जो सेल्स है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है दैट इज P कैपिटल AO2। क्लियर है? यहाँ पे लिखे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वियोलाई, पार्शियल प्रेशर of oxygen in where? Answer is alveoli।
और एल्वियोलाई से मुराद यहाँ पे क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। तो जब भी द वर्ड कैपिटल ए कम, कैपिटल ए स्टैंड फॉर एल्वियोलाई एंड PO2 दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन जनाब क्या होगी, एक्सचेंज होगी, ब्लड में जाएगी और ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर आर्टरी में जाएगी। कहाँ पे, आर्टरी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी दैट इज स्मॉल AO2, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल A2। यहाँ पे लिखे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी, कहाँ पे, आर्टरी के अंदर, दैट इज नोन एज P के स्मॉल AO2। अब यहाँ पे दो तीन बात याद रखें। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जब आर्टरी में चला जाता है तो दैट इज अटैचेस टू हीमोग्लोबिन। ये किसके साथ अटैच होगा, हीमोग्लोबिन। तो जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे अटैच होगा इसको हम SiO2 कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो SiO2 में लिखे सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, SiO2। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह जनाब 4 पॉकेट्स है, कितने पॉकेट्स हैं, 4। ये भी MCQs आता है कि अगर एक सिंगल 1 HV की हम बात करें, 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 4 OO2। क्लियर है क्या नहीं। अब पॉइंट ये है कि इस एक हीमोग्लोबिन के ऊपर ये 4 साइड्स होते हैं और हर साइड के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर होता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल। क्लियर है। अगर आप लोगों को एग्जामिनर ऐसा कोई पिक्चर दे दे जिसमें हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल हो तो उसमें मजीद आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो हम कहते हैं दिस हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेट। ये क्या है, 100% सैचुरेट। सैचुरेशन का मतलब कि कितने मॉलिक्यूल किस पे पड़े हैं, हीमोग्लोबिन पे। इसको हम SiO2 कहते हैं, स्टैंड फॉर सैचुरेशन। O2 मीन ऑक्सीजन की सैचुरेशन किसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर। अब देखें मैं इससे एक रिमूव करता हूँ। अब ये हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेट है, 25% अनसैचुरेट है। अगर इससे मैं एक मजीद रिमूव करता हूँ, ये 50% सैचुरेट है, 50% अनसैचुरेट है। क्लियर है कि नहीं। तो सैचुरेशन से मुराद ये है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसके ऊपर बैठे हुए हैं 1 हीमोग्लोबिन पे, दैट इज कॉल्ड SiO2। Another very important point that everybody should know, that is called PbO2। एक को कहते हैं PbO2, that is partial pressure of oxygen in the vein। कहाँ पे, वेन के अंदर। यहाँ पे लेके venous partial pressure या venous partial pressure of oxygen। इसका मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट्स मीन कि जो आर्टरी है उसमें भी ऑक्सीजन होता है और वेन के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वो अलग बात है कि वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है ऑक्सीजन की मौजूदगी से क्या होता है, ज़्यादा। तो वी कैन से कि जो आर्टरी है इट कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये होता है कि वेन में भी ऑक्सीजन होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो से क्या होता है, कम होता है। अब MCQs ये भी आता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, तो राउंड अबाउट जनाब 100% होता है। कितना होता है, 100%। लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें किसके अंदर, वेन के अंदर, तो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, मतलब 40। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 100 होती है और वेन के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना परसेंट होता है, 40% होता है। क्लियर है। जिस तरह हम ब्लड प्रेशर लेते हैं ना, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg इज द यूनिट फॉर प्रेशर। ये किसके लिए होता है, प्रेशर के लिए। तो ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन इज देयर इन द वेन एज वेल एज इन द आर्टरी, बट इन द आर्टरी ऑक्सीजन इज मोर, बट इन द वेन ऑक्सीजन इज लेस। तो ये टर्म्स आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मजीद याद रखने हैं, लेकिन सैचुरेशन का मतलब ये है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे ऑलरेडी अटैच है। इसको हम SiO2 कहते हैं। अब यहाँ तक ये क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हम
टॉपिक प्रॉपर की तरफ आते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक डायग्राम याद रखनी है और इस डायग्राम से आप लोग एनालिसिस स्टेप 1 उठाकर देखे, एनएबी एग्जाम देखे, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब एक डायग्राम ड्रा करते हैं, शाबाश। इस डायग्राम के जरिए इस कंसेप्ट को हम हल करेंगे डायग्रामेटिकली। यहाँ पे इस तरह हम एक टेबल ड्रा करेंगे डायग्राम, जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। तो देख ये डायग्राम ड्रा करे शाबाश सारे। दिस इज द डायग्राम। एक साइड पे दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर जो वाई एक्सिस है इसको हम कहते हैं SiO2, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन। मतलब अभी यहाँ पे ये चीज नहीं भूलना, SiO2 का मतलब क्या था, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। PO2 स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, क्लियर है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक हमने सेचुरेशन देखना है और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना है, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है यहाँ पे जनाब ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड, ये फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये क्या है 0 के बाद फॉर एग्जांपल ये 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये 20 है, फिर यहाँ पे 30 है, शाबाश। ये ड्रा करें 40, 50, हाँ जी 60, 70, 80 और इस तरह इसको आप लोग आगे ले जाए 90 एंड 100। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, जो कितने तक होगी 100 तक होगी। अब सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन पे आते हैं 4, तो अगर 4 मॉलिक्यूल उस पर अटैच है तो हम कहेंगे सेचुरेशन इज 100%। तो सेचुरेशन भी 0 से लेके कितने तक हो सकती है 100 तक। यहाँ पे लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। देखें जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और सेकंड ईयर वाले, आप लोगों को तो ये एग्जाम्स में आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से टेबल बनाना पड़ेगा। जिसने एग्जाम देना है NAB या NLE, वो रिटन एग्जाम तो नहीं है, उन लोगों को इनमें से MCQs आएंगे, वो MCQs मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखें जब हम फिजियोलॉजी देखते हैं, सुन ले, ये जो एक्स एक्सिस है शाबाश, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये जो वाई एक्सिस है ये सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। ये जब हम देखते हैं प्लीज देखें, ये इस तरह होता है, दिस कर्व लुक लाइक दिस, ये कर्व इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द कर्व। इसका मतलब ये है ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ये न स्ट्रेट है न ओब्लिक है, ये इस तरह एस शेप होता है। कौन सा एस शेप। देख इस कर्व को अगर मैं देखूं ये एस शेप है कि नहीं, इसी तरह है कि नहीं, इस एस शेप कर्व को हम कहते हैं, MCQs में आता है दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड शेप। इसको क्या कहते हैं सिग्मोइड शेप। ये सिग्मोइड शेप क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये स्ट्रेट नहीं होता, ये इस तरह कर्व होता है, लेकिन इस कर्व का एक्सप्रेशन नाम है विच इज नोन एज सिग्मोइड शेप, या इसको हम एस शेप कहते हैं। इसका मतलब ये है, सुन ले, इसका मतलब ये है अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएं, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएं और हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहे और वो कितना परसेंट पे ले जाए 100%। अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 100%, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि 100% पे जाकर यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 100 पार्शियल प्रेशर पे जाके जो सेचुरेशन है वो राउंड अबाउट 100 के करीब होगा कि नहीं, एंड दैट इज राउंड अबाउट 98%। कितना होता है 98%। असल में थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि जो सेचुरेशन है अगर 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अटैच हो जाए तो थ्योरेटिकली सेचुरेशन कितना लिया जाता है 100, लेकिन प्रैक्टिकली जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जब प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं, saturation is never 100, it is near to 100 and that is round about of 98%। क्लियर है कि नहीं। अब ये कहते हैं कि जितना हम ऑक्सीजन की प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना सेचुरेशन क्या होगी ज्यादा होगी। यार ऑक्सीजन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो अटैचमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब सुन ले, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 100 है
तो यहाँ पे आप सिचुएशन देखें तो ये राउंड अबाउट कितना है, 98% है। बात है समझ रहे कि नहीं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को मजीद क्लियर करने के लिए, मैं प्रेशर मजीद बढ़ाता हूँ और एक वक्त आता है कि प्रेशर कितने तक चला जाता है, 200। इधर देखें, अगर हम 200 पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन को अटैच करना चाहें तो ये तो स्ट्रेट है कि नहीं है, तो ये उसी कितने परसेंट पे जाएगी, 98। इस कर्व का मतलब ये है कि एक सर्टन प्रेशर के बाद चाहे आप 1000 गुना भी प्रेशर बढ़ाएं, हम मजीद सेचुरेशन अचीव नहीं कर सकते। मैक्सिमम सेचुरेशन हम कितने परसेंट तक अचीव कर सकते हैं, 98%। और वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर किस परसेंट पे अचीव कर सकते हैं, 100 के ऊपर। 100 से आप जितना भी मजीद आगे जाए तो हम मजीद मॉलिक्यूल अटैच नहीं कर सकते। इस ग्राफ का एक मतलब ये है, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये जनाब हॉरिजॉन्टल हो गया है, स्ट्रेट हो गया है, और स्ट्रेट का मतलब इसमें अब फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं। तो इस ग्राफ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एट विच प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी मैक्सिमम सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, आंसर इज 100%। किस परसेंट पे, 100% पे। अब सुन ले, यहाँ पे पॉइंट ये है, मतलब देखें बहुत आसान, यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, मतलब ये जो वन एरिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हुआ है कि डिटैच हुआ है, आइए ऑक्सीजन अटैच हुआ है कि डिटैच। इधर देखे प्लीज सुन ले, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 100%। 100% प्रेशर पे ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितना परसेंट है, 98। तो इस पॉइंट के ऊपर ऑक्सीजन अटैच है कि डिटैच है, हाँ जी अटैच है, तो ये लोडिंग है। ये क्या है, लोडिंग है। ये क्या है, लोडिंग है। बात समझ रहे कि नहीं। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्या किया है, लोड किया है। इधर प्लीज फोकस करें यार, इधर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इधर देखें, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम नीचे जाएंगे और पार्शियल प्रेशर अगर हम ऑक्सीजन की कितना परसेंट लेंगे, 100, तो ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन की लंग्स में होगी कि टिश्यू में, लंग्स में होती है। जब हम इनहेल करते हैं गैस को तो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सबसे पहले लंग्स में जाएगी। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 100, तो इसलिए सेचुरेशन 98% होती है। तो लोडिंग का मतलब ये किधर होगा, ये लंग्स में होगा। ये कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर होता है, क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात, फिर ये लंग से जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेगा, लोड करेगा, तो उसने फिर टिश्यू को देना है। किसको देना है, टिश्यूज को देना है। अब टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएशन। फिर जब टिश्यूज की तरफ ये हीमोग्लोबिन जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेशर क्या होगी, कम, से 100 से कम की तरफ आएगा। और जब ये कम की तरफ इधर आएगा, 20-30 पे आएगा, तो फिर अगर 30 पे हम देखें तो यहाँ पे जो सेचुरेशन है वो राउंड अबाउट 30 है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर कम होगा उतना हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये जो एरिया है ये डिसोसिएशन है। क्या है, डिसोसिएशन है। बात नहीं समझे, ये क्या है, डिसोसिएशन। यहाँ पे कितना प्रेशर है, हाँ जी 100। जब हम 100 से जाकर कितने प्रेशर पे जाए, हाँ जी 50। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कितना है, 50। ये कितना है, 55। ये कितना है, 60। प्लीज सुन ले, 60 के ऊपर हम जाए तो कितना परसेंट सेचुरेशन होगा, 98। कितना होगा, 98। यार देखे 100 से आप जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे क्या नहीं, फिर चाहे 60 में जाए तो फिर भी यहाँ तक जाएंगे। किधर तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना परसेंट सेचुरेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 से 60 प्रेशर तक भी आए, कम भी करे 60 तक, फिर भी हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ के रखे होते हैं। तो सेचुरेशन इज फुल, कितना परसेंट, 98। लेकिन आप इस अब यहाँ पे मैंने कितना प्रेशर रिड्यूस किया है, 40%। कितना, 40, क्योंकि 100 से मैं कितने परसेंट पे आया हूँ, 60 पे आया हूँ। अगर आप 60 से थोड़ा सा भी नीचे जाए, कितने पे, इसका मतलब 60 से आप कितना परसेंट कम करें, 10। तो 60 से किधर चले गए, 50। अब देखें 50 को, अगर आप 50 पे जाए तो देखें 98% से एकदम सेचुरेशन 70 पे आ जाता है। किधर तक जाता है, 75 या 70 पे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 100 से लेके 60 तक कितना परसेंट कम किया, 40, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह है कि जब 60 से हम नीचे सिर्फ 10 भी गए तो सिचुएशन इज ड्रास्टिकली ड्रॉप। क्या हो जाता है, ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। और फिर इसको हम देखें, अगर और भी 10 नीचे चले गए, इधर देखें और भी 10 नीचे चले गए,
तो सिचुएशन मजीद ड्रास्टिकली कम होगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है टाइटली। क्या अटैच होता है? टाइटली। उसको डिसोसिएट करना, डिटेच करने के लिए एक सर्टेन प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। तो इनिशियली अगर आप ज़्यादा प्रेशर भी ड्रॉप करें, स्टिल हीमोग्लोबिन इज अटैच विद द ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप 50 से कम पे आए तो फिर हीमोग्लोबिन जो है या तो ऑक्सीजन दे नहीं रहा था या अब जल्दी जल्दी दे रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम फिजियोलॉजी में पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। याद रखें, द न्यू वर्ड फॉर यू गाइस, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे अ कंसेप्ट इन विच ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली अटैच विद द हीमोग्लोबिन एंड अप टू 60% इट कैन नॉट डिटेच। लेकिन बियॉन्ड द 60 अगर हम माइल्ड प्रेशर भी कम करते हैं, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द सैचुरेशन, दैट इज नोन एज अ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। क्लियर है कि नहीं? ये डिटैचमेंट के लिए बात है। किसके लिए? डिटैचमेंट। अटैचमेंट तो हुई है, अटैचमेंट लंग्स में हुई है। कहाँ पे? लंग्स में। कितना परसेंट? 98%। जब प्रेशर कितना था? 100 था। अब अटैचमेंट क्यों की गई है? क्योंकि लंग से हमने इसको लेना है और टिश्यू को देना है। तो लंग्स में अटैचमेंट होगी और टिश्यू में डिटैचमेंट होगी। लेकिन जब लंग से हम इसको निकालेंगे, जितना वो बॉडी की तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब वो 60 से कम हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हीमोग्लोबिन किससे डिटैच होना शुरू हो जाएगा? हीमोग्लोबिन से। क्लियर है कि नहीं? और उस डिटैचमेंट को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहते हैं। आप समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसके साथ इस पे एक और कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ये बहुत ट्रिकी एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ जो एमसीक्यूज है वो जनाब ये है इंपॉर्टेंट वन, कि एक्चुअली देखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू पीपल शुड नो, वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय राइट शिफ्ट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम क्या कहते हैं? राइट शिफ्ट कर्व। ठीक है, राइट शिफ्ट कर्व। और एक क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट कर्व। पहले राइट शिफ्ट को देखते हैं। ये एग्जाम में आता है कि राइट शिफ्ट कर्व क्या है और लेफ्ट शिफ्ट कर्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज मेंट बाय राइट शिफ्ट कर्व। तो राइट शिफ्ट इज वेरी इजी। सबसे पहले तो लिखे कि व्हेन द ग्राफ is falling downward, from normal, that is known as a right shift। अब सुन ले, कहने का मतलब क्या है। मैं इसको खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। देखें, ये तो हमने कंसेप्ट के लिए पढ़े हैं। ग्राफ तो नॉर्मली हमें इस तरह नजर आ रहा है ना, ऐसा ही है। ओके, अब देखें ये ग्राफ स्ट्रेट है, ओब्लिक है कि एस शेप है। एस शेप जिसको हम कहते हैं सिग्मोइडल शेप। क्या कहते हैं? सिग्मोइडल। अब सुन ले, ये नॉर्मल ग्राफ है। अब प्लीज एमसीक्यू सुन ले, हाँ सारे के सारे प्लीज इधर देखें। अगर ये ग्राफ इस तरह आ जाए, देखें अगर एग्जामिनर ने इस तरह दिया है कि ऊपर जनाब, फिर वो इस तरह देंगे एग्जाम में, वैसे नॉर्मल ग्राफ ऊपर था कि नीचे? ऊपर। तो वो आपको एग्जामिनर इस तरह देगा। अब देखें ये जो है ना ओरिजिनल ग्राफ की जगह है। कौन सा? ओरिजिनल ग्राफ। वो डॉट इसलिए देगा क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ इधर आना चाहिए था, लेकिन अब ये बन गया है। तो अब ये जो ग्राफ बन गया है ओरिजिनल ग्राफ के नीचे है कि ऊपर है? नीचे। अब आप लोग ऐसा करें, जो आप लोग कोई ग्राफ बना रहे हो अपनी पेज के ऊपर या बोर्ड को दे रहे हो, तो ये वाला जो नीचे वाला साइड है ये आपका राइट बनता है कि लेफ्ट? इसलिए राइट शिफ्ट होता है। ये क्या होता है? राइट शिफ्ट होता है। यार आप लोग देखें ना, आप इस तरह बैठे हैं तो अब ये ग्राफ है, तो इसके नीचे में जाऊंगा तो ये क्या है? राइट है। इस ग्राफ के ऊपर जाऊंगा तो क्या है? वो लेफ्ट शिफ्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? अब ये तो आप लोगों को याद करने का तरीका है कि राइट शिफ्ट क्या है और लेफ्ट शिफ्ट क्या है। लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ में अगर किसी वजह से एक्चुअल ग्राफ से जो रिजल्टेंट ग्राफ है वो किधर जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट शिफ्ट कहेंगे। अब राइट शिफ्ट का मतलब क्या है और राइट शिफ्ट होता कब है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखें कि दिस इज अकरिंग, लिखे दिस इज अकरिंग इन द टिश्यू। इसका मतलब ये है कि राइट शिफ्ट उन लोगों में होता है जिसका इशू कहाँ पे होता है? टिश्यूज में होता है।
इसका मतलब अगर राइट शिफ्ट का मसला आ रहा है, इट मीन कि इस बंदे को टिश्यू का मसला है, लंग्स का मसला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट शिफ्ट का मसला किधर होगा? लंग्स में होगा। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब आपको एग्जामिनर कहे कि राइट शिफ्ट का इशू है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि इस मसले का इशू जो है वो कहाँ पे है? टिश्यू में है। अब सुन ले, ये मेरे लंग्स है, लंग्स में हमने ऑक्सीजन लेना है। क्या करना है? लेना है। और ऑक्सीजन लेने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। इसको लोडिंग कहते हैं कि डी लोडिंग? हाँ, लोडिंग कहते हैं। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना इस कॉल्ड लोडिंग। मैंने लंग्स से ऑक्सीजन लोड किया है, अब ऑक्सीजन जा रहा है और उसने हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन किसको देना है? टिश्यू। तो उसको क्या कहेंगे? अनलोडिंग, जो डी लोडिंग कहते हैं। तो इसका मतलब जो राइट शिफ्ट है ये लोडिंग का मसला है या डी लोडिंग का? ये डी लोडिंग का मसला है, क्योंकि इशू कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू में। और टिश्यू को तो हमने ऑक्सीजन देना है, और ऑक्सीजन देने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? डी लोडिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखे हियर द डिफेक्ट इज लाइज, ये कंसेप्ट समझ रहे कि नहीं? हियर द डिफेक्ट लाइज इन द डी लोडिंग, डिफेक्ट लाइज इन द डी लोडिंग। इसका मतलब ये है, या अनलोडिंग, कि जो राइट शिफ्ट है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इशू है वो डी लोडिंग या अनलोडिंग में है। अनलोडिंग का मतलब ऑक्सीजन लेना या देना। हाँ जी, इसकी मिसाल हमें एक प्रोफेसर ने समझाई थी, ये आसान है और आसान इसके से याद करेंगे। अनलोडिंग में ऑक्सीजन देना, इसका मतलब हमें प्रोफेसर ने समझाया था कि इसकी मिसाल सदका है। आपने किसी को एक सदका देने, ज़कात दे रहे, तो ज़कात देना इस्लाम में दाएं हाथ से देना चाहिए कि बाएं? दाएं। तो राइट शिफ्ट जब भी आए तो वो देने वाला काम होगा, वो अनलोडिंग वाला काम होगा। क्लियर है कि नहीं? हमें तो आज तक ये याद है, फर्स्ट ईयर में किसी ने समझाया था और आज तक याद है कि टीचर से लोग यही चीजें सीखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, आप जहन में ये चीज बैठ कर चले गए, यार सर ने तो कहा कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना दैट इज लोडिंग, और ये लंग्स में होता है। लेकिन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिटैच होना, इसको हम क्या कहते हैं? अनलोडिंग। और ये कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। अब अगर इसके अंदर ये जो ग्राफ है, अगर ये एक्चुअल ग्राफ से किधर जा रहे हैं? नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट जो है वो लोडिंग का मसला है या अनलोडिंग? तो अनलोडिंग मीन ऑक्सीजन देना, तो हम सबका राइट हैंड से देते हैं, तो देने वाला अनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो किस शिफ्ट के साथ आएगा? राइट शिफ्ट के साथ आएगा। अब याद रहेगा क्या नहीं? एंड इट मेक सेंस, अगर आप लोग सोच रहे तो इट मेक सेंस एंड दैट विल मेक इजियर टू रिमेंबर इट। क्लियर है? अब लेके काजेस, इसके काजेस क्या है? क्या बस कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये कर्व जो है ये राइट शिफ्ट में जा सकता है। मैं आप लोगों को जनाब एक पॉइंट बताता चलूँ। सबसे पहले देखे स्ट्रीनियस एक्सरसाइज। अगर एक बंदा है वो ज़्यादा दौड़ता है, वो वर्जिश बहुत ज़्यादा करें, तो उस बंदे के अगर हम ये ग्राफ देखें तो वो नॉर्मल से किधर जा चुका होगा? नीचे। नीचे का मतलब किस शिफ्ट पे जा चुका होगा? राइट। तो राइट शिफ्ट का एक काज लेके स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज। जिस बंदे ने मुझे ये एक्सप्लेन कर दिया, दैट पर्सन विल बी ब्रिलियंट इन द क्लास। स्ट्रीनियस एक्सरसाइज के अंदर ये शिफ्ट क्यों राइट पे जाएगा? क्या बात, ये कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी टिश्यू की जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन के बगैर काम नहीं करती। हम अब बैठे हैं तो टिश्यू की डिमांड कुछ और है, जब आप दौड़ेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ यार, ये तो देखे बच्चों वाली चीज़ें हैं, प्राइमरी स्कूल वाले। मेरा जो टिश्यू है वो कहते हैं मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक मुझे ऑक्सीजन ना मिले। मैं जब बैठा हूँगा तो मेरी टिश्यू ऑक्सीजन यूज़ कर रही है कि नहीं? लेकिन कम कर रही है। अब आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं, वॉक में डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जब आप दौड़ेंगे तो टिश्यू का काम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यार आप दौड़ेंगे, आप जोर लगाते हैं बॉडी पे, तो टिश्यू का काम क्या होगा? ज़्यादा। उस ज़्यादा काम के लिए उसको ऑक्सीजन क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो हमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा टिश्यू को देना है, तो अनलोडिंग को बढ़ाने का काम करना है, बढ़ाना है। और जब अनलोडिंग बढ़ेगा तो ये शिफ्ट किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। तो स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में टिश्यू की डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, इसलिए ये शिफ्ट किधर जाती है? राइट की तरफ जाती है। ये बात समझ रहे हैं क्या नहीं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 लेके फीवर। अगर एक पेशेंट है उसको फीवर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें भी ये शिफ्ट किधर जाता है? राइट की तरफ। अब वजह क्या है? इसकी मिसाल बहुत आसान है, प्लीज सुन ले। व्हाट इज फीवर? इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और जब बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा होगी
तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ज्यादा, तोड़ फोड़ क्या होगी, ज्यादा, तो उसके लिए हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ज्यादा, तो सिलेक्टिविटी ज्यादा, तो उसके लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो राइट शिफ्ट पे जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। नेक्स्ट देखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, विच वन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये तो बहुत आसान है। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? इट इज द रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हमने उसको बढ़ाने के काम करना है, बढ़ाना है तो अनलोडिंग ज्यादा करनी है, तो राइट शिफ्ट पे चला जाएगा। यार जब भी द वर्ड राइट शिफ्ट कम, थिंक अबाउट लोडिंग और अनलोडिंग। अनलोडिंग मैंने कहा राइट मीन देने वाला, सद का देने वाला, राइट हैंड से, तो हम ऑक्सीजन लेंगे कि देंगे, देंगे। ये कौन सा प्रोसेस है, अनलोडिंग है। क्लियर है कि नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या चीज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम के अंदर और ये रिसेंटली पूछा गया है। एसिडोसिस के अंदर जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्क्ड इन द एग्जाम, वो लिखते हैं कि ऐसा जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू अनलोडिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू विच शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इंक्रीज पीएच भी दिया होता है और डिक्रीज, तो पीएच अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एसिडोसिस। तो जब पीएच कम होगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होगा, और लैक्टिक एसिडोसिस तब होता है जब रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है। इसका मतलब एसिडोसिस से मुराद ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, तो हमने अनलोडिंग क्या करनी है, तो फिर राइट शिफ्ट पे जाएगी। क्लियर है क्या नहीं। तो इसका मतलब जब पीएच कम होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस इज द रिजल्ट ऑफ विच रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ज्यादा है कि कम है, कम है, तो उसको हम बढ़ाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अगर एग्जामिनर आप लोगों को ये बताए कि इंक्रीज H+ आयन, व्हाट इज H+, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। अगर टिश्यू के अंदर किसका लेवल ज्यादा हुआ, H+, तो यार H+ एसिड है कि नहीं, और आप लोगों को पता है कि एसिडोसिस कैन कॉज विच शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये क्या करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने इतने भी याद रखे दैट इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। आप लोगों को एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये जो कर्व है, ये जो सिग्माइड शेप कर्व है, अगर इस कर्व से कोई नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट तब होगा जब हम टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा देंगे, और टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा देने के अमल को क्या कहते हैं, अनलोडिंग कहते हैं। अब जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है कि कम, ज्यादा, तो मुझे टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा देना है कि कम, ज्यादा देना है। अनलोडिंग क्या करना है, ज्यादा करना है। तो इस कर्व पे असर पड़ेगा कि नहीं, और इस कर्व पे जो असर पड़ेगा वो ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे जाएगा, जिसको हम राइट शिफ्ट कहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यू की बढ़ जाती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन अनलोड करने की वजह से ये शिफ्ट किसकी तरफ जाएगी, राइट की तरफ जाएगी। क्लियर है। फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉडी जो टिश्यूज है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, क्योंकि फीवर से मुराद क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो उसमें टिश्यू का जो वर्कआउट है वो क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, और उस बढ़ने के लिए हमने ऑक्सीजन देना है, तो हमने किसको बढ़ाना है, अनलोडिंग को बढ़ाना है। फिर भी ये शिफ्ट किधर जाएगी, राइट की तरफ जाएगी। बात समझ रहे हैं क्या नहीं। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो जाए, और टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है एरोबिक में। किसमें, एरोबिक। तो हमने ऑक्सीजन देने ज्यादा है कि कम देना है, ज्यादा, तो अनलोडिंग बढ़ानी है। फिर भी ये शिफ्ट किधर जाएगी, राइट की तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे याद रखें एसिडोसिस का मतलब क्या है, अगर पीएच का लेवल क्या है, कम, पीएच कम से मुराद ये होता है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो आखिरी प्रोडक्ट है वो एसिडोसिस है। क्या है, एसिडोसिस। और एसिडोसिस का मुराद ये होता है कि वहां पे ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। तो उसका मतलब कि हमने ऑक्सीजन टिश्यू को ज्यादा देना है, तो अनलोडिंग बढ़ानी है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा देंगे, बात समझ रहे कि नहीं, ऐसा मसला जिसमें ऑक्सीजन की टिश्यू डिमांड क्या होती है, ज्यादा, अनलोडिंग ज्यादा होगा, तो इस कर्व पे जो असर पड़ेगा वो नॉर्मल से नीचे जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट कहते हैं। ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है जितना आप लोगों को आसानी से समझ में आए हैं। आप किसी जगह से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, किसी प्रोफेसर से पढ़े, तो इस पे लोग दिनों लगाते हैं, समझ नहीं आती। इफ यू गेट इट दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर है। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, शाबाश, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर फोकस करें। कभी कभार एग्जामिनर ने आपको इस तरह डार्ट तो दिया होगा, हाँ जी,
डार्ट्स तो दिया होगा, डार्ट्स, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि उसने जनाब यहाँ पे इस तरह कर्व बनाई होगी। अब सुन ले, इस डार्ट का मतलब क्या है? डार्ट का मतलब ये है कि ये एक्चुअल कर्व है। क्या है? एक्चुअल ओरिजिनल कर्व है। लेकिन इस ब्लू का मतलब ये पेशेंट का है। ये इस ओरिजिनल से ऊपर आए हैं कि नीचे? ऊपर आए हैं। इसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। ये कौन सा था? दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट। इसको क्या कहेंगे? राइट शिफ्ट कहेंगे। अब समझ गए कि नहीं? तो अब लिखे हेडिंग दे दे लेफ्ट शिफ्ट कर्व। अब हेडिंग दे दे राइट के बाद कौन सा शिफ्ट है? लेफ्ट शिफ्ट कर्व है। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय लेफ्ट शिफ्ट कर्व। अब लेफ्ट शिफ्ट कर्व में याद रखें कि इसमें आप लोगों ने 2-3 चीज याद रखनी। शाबाश। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखना है। शाबाश। डेफिनेशन इसका क्या होगा? व्हेन द ग्राफ इज फॉलिंग अपवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ जी, अगर ये ग्राफ जो है ये नॉर्मल से किधर जा रहे हैं? अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि डाउनवर्ड का नाम क्या था? राइट शिफ्ट था। अगर ये ओरिजिनल से ऊपर जा रहे, अपवर्ड जा रहे, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। हाँ जी। अब इसका मतलब ये है दिस इज अकोरिंग इन द लंग्स। ये कहाँ पे होगा? लंग्स के अंदर होगा। वो कहाँ पे होता था? टिश्यू में। तो राइट शिफ्ट था वो कहाँ पे होता था? टिश्यू में। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। क्लियर है? अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है कि डिटेच? हाँ जी, अटैच होता है कि डिटेच? ये बताए। अटैच होता है। तो हियर द डिफेक्ट लाइज इन लोडिंग। ये किस में मसला होगा? लोडिंग का मसला होगा। अब समझ गए कि नहीं? और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ अटैच होने को हम क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। तो राइट शिफ्ट का इशू अनलोडिंग का था और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का इशू किस में है? ये लोडिंग में होता है। अब इसके काज लिखते हैं कि इसके काज कौन कौन से हैं। यार आसान है कि नहीं? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लेफ्ट शिफ्ट है इसमें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, किन कंडीशन में। तो प्लीज याद रखें, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इस गैस का नाम सुना है कि नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज CO पॉइजनिंग। इसको क्या कहते हैं? CO पॉइजनिंग। अब सुन ले, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कोशिश करता है कि हीमोग्लोबिन पे अटैच हो जाए। किस पे? हीमोग्लोबिन। अब देखिए बहुत आसान, ये हीमोग्लोबिन है। सुन ले, नॉर्मली लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन को क्या चीज अटैच होता है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर बाहर से एक गैस बंदा इनहेल करे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कोशिश भी यही होती है कि वो किस पे अटैच करे? हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ऑक्सीजन भी बॉडी में है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, अब दोनों की कोशिश ये है कि वो किस पे अटैच करें? हीमोग्लोबिन। अब एमसीक्यूज ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन से कि वो किस पे अटैच करे? हीमोग्लोबिन। अब समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये 200 टाइम ज्यादा ग्रेटर अफिनिटी रखता है ऑक्सीजन से कि वो किस पे अटैच करे? हीमोग्लोबिन। तो जिन लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, आप सुन ले, तो उन लोगों में लोडिंग होगी। हाँ जी, उन लोगों में लोडिंग कम होगी। तो मतलब ये शिफ्ट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? ऊपर। दैट इज कॉल्ड ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये टिश्यू का मसला है कि लंग्स में इशू है? ये लंग्स में इशू है क्योंकि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन का मसला है। तो इसमें कहाँ पे जाएगी? शाबाश। दैट इज कॉल्ड ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। अब नेक्स्ट देखिए फीटल हीमोग्लोबिन। एक क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन। हम में जो हीमोग्लोबिन है उसका नाम एडल्ट हीमोग्लोबिन है। बच्चों के अंदर क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको HbF कहते हैं। क्या कहते हैं? HbF। अब सुन ले, जो फीटल हीमोग्लोबिन है और हम में जो हीमोग्लोबिन है, हम में HbA है। A स्टैंड फॉर एडल्ट। हमारे हीमोग्लोबिन में 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा 2 गेमा चेन होता है। क्या होता है? गेमा। अब सुन ले, हमारे हीमोग्लोबिन में मसला ये है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन जो है लेने की एबिलिटी इतनी नहीं रखती जितना देने की रखती है। तो HbA स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एडल्ट। ए का मतलब क्या है? एडल्ट। कि हमारे हीमोग्लोबिन में लंग से ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी कम होती है लेकिन ऑक्सीजन देने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो HbA हैज अ बैड लोडिंग कैपेबिलिटी बट गुड अनलोडिंग कैपेबिलिटी। HbF जो बच्चों में, फीटल से मुराद बच्चे, कौन से बच्चे? जो मदर के अंदर यूट्रस में हो, प्रेगनेंसी के अंदर,
या पैदाइश के बाद 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने। तो आफ्टर दी बर्थ 6 मंथ तक, 6 माह तक जो बच्चा होता है उसकी ब्लड में हीमोग्लोबिन को HbF कहा जाता है, फीटल बच्चों का हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, HbF का काम यह है कि ये बना ऐसा है कि इसमें लोडिंग ज्यादा होती है, अनलोडिंग कम होती है। अब सुन लें, अगर HbF है बच्चों का हीमोग्लोबिन तो उसमें क्या ज्यादा होगी? लोडिंग। क्या ज्यादा होगी? लोडिंग। तो ये हीमोग्लोबिन को अनलोड नहीं करेगा। तो जब लोडिंग ज्यादा होगी तो शिफ्ट ऊपर जाएगी कि नीचे? ऊपर जाएगी, क्योंकि अनलोडिंग वाला तो किधर जाता है? नीचे जाता है। लेकिन HbF हैज अ ग्रेटर कैपेबिलिटी टू होल्ड ऑक्सीजन। इसमें लोडिंग ज्यादा है, अनलोडिंग कम है, इसलिए शिफ्ट ने किधर जाना है? लेफ्ट साइड पे जाना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट याद रखें कि HbF हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर लोडिंग। इसमें क्या है? ग्रेटर एफिनिटी है लोडिंग के लिए, इसलिए इस वजह से ये शिफ्ट किधर जाती है? शाबाश, अब जाती है। नेक्स्ट लिखे अल्कलोसिस। व्हाट इज मेंट बाय अल्कलोसिस? इंक्रीज पीएच और डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीज पीएच क्या करता था? राइट शिफ्ट करता था, तो इंक्रीज पीएच क्या करेगा? लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ये इसका अपोजिट है। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। इसमें H आयन ज्यादा होंगे कि कम? हाँ जी, वेरी गुड। डिक्रीज H आयन, H इज एसिड, एसिड नहीं होंगे तो पीएच बढ़ेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, प्रॉब्लम इज देयर कि अल्कलोसिस का मतलब पीएच ज्यादा के कम? पीएच ज्यादा का मतलब H का कम होना। H मीन एसिड है, ये कम होंगे तो पीएच बढ़ेगा। और अल्कलोसिस में कौन सा शिफ्ट होता है? लेफ्ट शिफ्ट होता है। एक और पॉइंट इसमें यहाँ पे लेके, ओके, ये तो डिक्रीज बस H इसके साथ आ गया। ये जनाब मेन पॉइंट है जो आप लोगों को आना चाहिए। इनमें से जो एग्जामिनर पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और HbF पूछा जाता है। तो इससे हमें कुछ चीजें समझ आ गई है कि एनी प्रॉब्लम दैट इज अकरिंग विद लोडिंग, और लोडिंग मसला कहाँ पे होता है? लंग्स में। तो उसकी शिफ्ट को क्या कहेंगे? लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ये जो अब मैं यहाँ पे जल्दी इसको देख लेते हैं। जो लेफ्ट शिफ्ट है इसका इशू कहाँ पे होगा? लंग्स में। इसका इशू टिश्यूज में होगा। कहाँ पे? टिश्यू। इसका मसला लोडिंग के साथ है। किसके साथ है? लोडिंग। इसका मसला अनलोडिंग के साथ है। ऐसा है कि नहीं? ओके। जो शिफ्ट लेफ्ट होता है इसको हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? हेल्डेन। याद है कि नहीं? लंग्स में इसका नाम क्या था? हेल्डेन इफेक्ट। और जो अनलोडिंग होता है उस पूरे इफेक्ट को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखें, इसका पहला वर्ड क्या है? लेफ्ट का पहला वर्ड एल है, तो एल मीन कहाँ पे जाएगा? एल मीन लंग्स पे जाएगा, एल मीन लोडिंग में जाएगा, एल मीन हेल्डेन पे जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो लेफ्ट शिफ्ट इज एल, एल फॉर एल लंग्स में होगा, एल फॉर एल लोडिंग का मसला होगा, और एल फॉर एल हेल्डेन इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जो अनलोडिंग का मसला होगा तो इसका मतलब ये टिश्यूज का इशू होगा, और टिश्यूज के इशू में आप लोगों को पता है कि अनलोडिंग का मसला होगा। किसका मसला? अनलोडिंग का मसला। इसका मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की ये जो कर्व है ये कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी, डिपेंड करता है इशू कौन सा है, लोडिंग का मसला है या अनलोडिंग का मसला है। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट होल इज, ये पैथोलॉजिकल में होता है, लेकिन ये जो रेड वाला है डॉट की शक्ल में ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल तो हमने पहले पढ़ा है कि 100% प्रेशर पे हमारे पास क्या होगा? 98% सेचुरेशन होता है। अगर ये इससे फॉल करता है या ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि फिर इशू है। अगर ये नीचे जाता है तो फिर टिश्यू का मसला है, और अगर ये ऊपर जाता है तो लंग्स का मसला है। ठीक है, कब क्या मतलब? गॉट इट, वही बात अब बताने लगा हूं ना। एक्चुअली ये जो काजेस है, दीज आर कॉल्ड टेम्पररी फिजियोलॉजिकल काजेस, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। एज फार एज एज इज कंसर्न, अगर एज के मुताबिक देखें फॉर दैट पर्टिकुलर एज दैट विल बी कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल, लेकिन अगर आफ्टर द 6 मंथ भी रहे दैट विल बी पैथोलॉजिकल। तो इस काजेस के अंदर अब एसिडोसिस ले ले, अल्कलोसिस, ये फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी है? तो ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती है, लेकिन मेनली जो कर्व के अंदर शिफ्ट में आता है वो हम ज़्यादा किस में लेते हैं? पैथोलॉजिकल लेते हैं। अब अगर बच्चा है 2 महीने का है, 3 महीने का है, और उसमें आपने जनाब लेफ्ट शिफ्ट देखा है, तो फॉर दैट बेबी इन 2 months लेफ्ट शिफ्ट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, वो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे।
क्योंकि उसके लिए हमने ये कर्व फिर आइडियल नहीं लेनी जब तक उसका एज किस मंथ को क्रॉस ना करे, 6 मंथ को क्रॉस ना करे। तो इन काज के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल काज भी है और पैथोलॉजिकल काज भी है, ठीक है जी। दैट इज मोर देन इनफ, समझ गए कि नहीं। दिस वर्ड टॉपिक अबाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस स्टेप 1 के कुछ एमसीक्यूज ग्रुप में शेयर करूंगा जिस पे क्वेश्चन आए हैं कि ओके एक और कंडीशन हमने पढ़ा था, याद है कल 2,3 बीपीजी, याद है कि नहीं, 2,3 बीपीजी, 2,3 बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड बीपीजी, इसका काम क्या था, शाबाश, वेरी गुड, इसका काम क्या था, 2,3 बीपीजी। ये मैंने कल बताया था कि जो 2,3 बीपीजी है इसका काम है अनलोडिंग। क्या काम है, अनलोडिंग। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि 2,3 बीपीजी अगर बॉडी में क्या हो जाए, हाँ जी, बढ़ जाए, 2,3 बीपीजी बढ़ जाए तो ये शिफ्ट को लेफ्ट करेगा कि राइट, हाँ ये राइट करेगा, ये बात नहीं समझे। 2,3 बीपीजी का काम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिटेच करना है, और ऑक्सीजन डिटेचमेंट को लोडिंग कहते हैं कि अनलोडिंग, अनलोडिंग, और अनलोडिंग का मतलब ऑक्सीजन देना टिश्यू को। तो फिर ये राइट है कि लेफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। तो राइट शिफ्ट के नीचे आप कागज में एक ये भी लिखे, इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3 बीपीजी, कि बेस फास्फोग्लिसरेट अगर बॉडी में बढ़ जाए तो ये भी फिर अनलोडिंग ज्यादा करेगी, टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा देगी, तो उससे भी शिफ्ट किस साइड पे जाएगा, राइट शिफ्ट पे जाएगा। यार ये समझ ले, ये समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाई यील्ड इन द एग्जाम, ठीक है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हैं, कितने मिनट्स में कर रहे हैं, और कौन सी टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। फिर बताए हाइपोक्सिया, व्हाट इज मींट बाय हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हमने टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा देना है कि कम देना है, ज्यादा, तो अनलोडिंग क्या करनी है, ज्यादा, तो अगेन राइट शिफ्ट। तो हाइपोक्सिया भी लिखे काज है राइट शिफ्ट का। इसका मतलब यह है आप एग्जाम में गलत कर ही नहीं सकते इफ यू नो द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें हमें टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़े, वहां पे शिफ्ट किधर जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, समझ रहे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद लिखे मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले ब्रीदिंग से मुराद क्या है, इट इज अ फेज ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब जब हम ब्रीदिंग लेते हैं या सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इन भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट भी करते हैं। अब उसके लिए हमें कुछ मसल की जरूरत होती है, तो कुछ मसल्स ऐसी है कि वो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है, कुछ मसल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले लेके मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, के मतलब ये है कि जब हम मतलब इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, तो उस दौरान कुछ मसल का हमें ज़रूरत है कि नहीं, उनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन एग्जामिनर को आप लोगों ने खुश भी करना है और एग्जाम भी पास करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन इज डायफ्राम। वो क्या है, डायफ्राम है, जिसको कहते हैं चीफ रिस्पिरेटरी मसल। क्लियर है, तो हेडिंग दे दे, द फर्स्ट मसल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डायफ्राम, डायग्राम ना लेके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डायफ्राम। क्लियर है, डायफ्राम इज द चीफ रिस्पिरेटरी मसल। इसमें लिखे इट इज चीफ रिस्पिरेटरी मसल, number 1 point. Number 2, it differentiates thoracic cavity from abdominal या peritoneal cavity, abdominal cavity। अब यहाँ पे देखें, एक्चुअली हम कहते हैं कि ये चेस्ट कैविटी है और नीचे एब्डोमेन है, तो चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान जो सेपरेटिंग मसल है उसका नाम भी क्या है, डायफ्राम है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। इसमें लिखे कि जब डायफ्राम जनाब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखे व्हेन दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन नंबर 1, the abdominal content, abdominal content से मुराद लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, ये सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। तो the abdominal content हाँ जी पुश डाउनवर्ड, ऐसा है कि नहीं,
एब्डोमिनल कंटेंट किधर जाते हैं, डाउनवर्ड। नंबर 2, द रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, रिब्स किधर जाते हैं, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, ऊपर आते हैं, ठीक है। द स्टर्नम विल मूव फॉरवर्ड, स्टर्नम किधर जाता है, फॉरवर्ड, बाहर की तरफ, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ये 3 चेंजेस होती है जब डायफ्राम क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डायफ्राम है मसल, ये जब कंट्रैक्ट होता है तो इधर देखें, ये एब्डोमेन की कंटेंट्स को नीचे लाता है, ये रिब्स को बाहर निकालता है और रिब्स को भी बाहर निकालता है, स्टर्नम को। तो अगर इस स्टर्नम को और रिब्स को बाहर निकाले और यहाँ पे एब्डोमेन के कंटेंट को नीचे पुश करे तो उससे थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो डायफ्राम इज द चीफ रेस्पिरेटरी मसल विच हेल्प इन टेकिंग ऑक्सीजन, और जब हम ऑक्सीजन लेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन लेंगे, तो उसके लिए लंग्स में जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए कि कम, ज़्यादा होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स को बढ़ाना ये किस मसल का काम है, डायफ्राम का काम है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि डायफ्राम वॉल्यूम ऑफ द लंग्स को कैसे बढ़ाएगी, नंबर 1, एब्डोमेन कंटेंट्स को नीचे पुश करेगी, रिब्स और स्टर्नम को बाहर ले आएगी। तो जब स्टर्नम और रिब्स बाहर आएगी और एब्डोमेन के कंटेंट्स नीचे जाएंगे तो उससे वॉल्यूम ऑफ द लंग क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, एंड दैट विल हेल्प इन द इंस्पिरेशन, एंड दिस मसल इज नोन एज अ डायफ्राम। इस वजह से इसको हम कौन सा मसल कहते हैं, चीफ रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं।